हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना स्टडी चैनल लर्निंग जीएस वाला में। तो दोस्तों, आज एनसीईआरटी क्लास 6 साइंस विषय का चैप्टर 8 शरीर में गति को कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन होगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो शरीर में गति, बिल्कुल शांत होकर बैठिए तथा अपने शरीर में होने वाली गतियों का अनुभव कीजिए। आप समय समय पर अपनी पलकें तो झपकाते ही होंगे। श्वास लेते समय अपने शरीर में होने वाली गतियों का प्रेक्षण कीजिए। हमारे शरीर में स्वतः ही अनेक गतियां निरंतर होती रहती हैं। जब आप नोटबुक में लिखते हैं तब आपके शरीर का कौन सा भाग गति करता है? जब आप मुड़कर अपने मित्र को देखते हैं तब शरीर का कौन सा भाग गति करता है? उपर्युक्त सभी उदाहरणों में आपके उसी स्थान पर रहते हुए भी आपके शरीर का कोई न कोई भाग गति करता है। आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आप बैठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। आप उठकर अपने अध्यापक के पास जाते हैं। कक्षा के बाद विद्यालय के मैदान में जाते हैं अथवा विद्यालय के बाद अपने घर जाते हैं। तो इस स्थिति में आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक वास्तव में चलकर जाते हैं। आप चलकर, दौड़कर या कूदकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। आइए अपने मित्रों, अध्यापकों, अभिभावकों से चर्चा करके सारणी भरते हुए देखते हैं। ये सारणी दिया हुआ है। जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार गमन करता है? चलना, टहलना, दौड़ना, उड़ना, छलांग मारना, रेंगना एवं तैरना इत्यादि जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के कुछ ढंग हैं। जंतुओं के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की तरीके में इतनी अधिक विविधता क्यों है? क्या कारण है कि अनेक जंतु चलते हैं जबकि सांप रेंगता है और मछली तैरती है? मानव शरीर एवं इसकी गतियां। जंतुओं की विविध गतियों पर ध्यान देने से पूर्व आइए अपने शरीर की कुछ गतियों को ध्यानपूर्वक देखें। क्या आपको विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आनंद आता है? विद्यालय में शारीरिक व्यायाम करते समय आपके हाथ एवं पैर किस प्रकार गति करते हैं? आइए हमारा शरीर जिन गतियों को करने योग्य है, हम उनमें से कुछ शारीरिक गतियों को करने का प्रयास करें। एक काल्पनिक विकेट पर काल्पनिक गेंद फेंकने का प्रयास कीजिए। आप अपने हाथ किस प्रकार घुमाते हैं? क्या आप इसे अपने कंधे से वृत्ताकार रूप में घुमाते हैं? क्या आपका कंधा भी गति करता है? पीठ के बल लेट जाइए तथा अपने पैर को कूल्हे के चारों ओर घुमाइए। अपनी भुजा को कोहनी से ऊपर नीचे कीजिए। इसी प्रकार पैरों को घुटनों से मोड़िए। अपने हाथों को अपने पार्श्व में सीधा तानिए। भुजा को मोड़ते हुए अंगुलियों से कंधे को छूइए। आपने अपने हाथ का कौन सा भाग मोड़ा? हाथों को सीधा तानकर नीचे की ओर झुकने का प्रयास कीजिए। क्या आप ऐसा कर पाते हैं? अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में गति करने का प्रयास कीजिए एवं प्रेक्षणों को सारणी 8.2 में नोट कीजिए। क्या कारण है कि हम अपने शरीर के कुछ अंगों को तो स्वतंत्र रूप से किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, जबकि कुछ अंगों को केवल एक ही दिशा में घुमा सकते हैं? हम अपने शरीर के कुछ भागों को घुमाने में असमर्थ क्यों रहते हैं? क्रियाकलाप 1 के माध्यम से समझते हैं। एक पैमाने को अपने हाथ पर चित्र 8.1 में जो दर्शाई गई है स्थिति में रखिए, जिससे आपकी कोहनी पैमाने के मध्य में रहे। अपने मित्र से पैमाने तथा हाथ को एक साथ बांधने के लिए कहिए। अब अपनी कोहनी को मोड़ने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे मोड़ पाते हैं? ये क्रियाकलाप है। चलिए आगे चलते हैं। क्या आपने ध्यान दिया है
कि हम शरीर के विभिन्न भागों को उसी स्थान से मोड़ अथवा घुमा पाते हैं जहां पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों। उदाहरण के लिए कोहनी, कंधा अथवा गर्दन। क्या आप ऐसे कुछ अन्य भागों के नाम बता सकते हैं? इन स्थानों को क्या कहते हैं? तो जहां दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हैं उन्हें संधि कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई संधि नहीं होती तो आपके विचार में क्या हमारे लिए किसी प्रकार की गति करना संभव होता? वास्तव में इन संधियों को कौन से वस्तु परस्पर बांधती है? अपनी अंगुली द्वारा अपने सिर, चेहरे, गर्दन, नाक, कान, कंधे के पीछे हाथ, पैर, अंगुली एवं पदांगुलियों को दबाइए। क्या आपको ऐसा अनुभव हुआ कि आपकी अंगुली किसी कठोर वस्तु को दबा रही है? ये कठोर संरचनाएं अस्थियां हैं। अपने शरीर के अन्य भागों में इस प्रक्रिया को दोहराइए। इतनी सारी अस्थियां जब अस्थियों को नहीं मोड़ा जा सकता तब हम अपनी कोहनी को कैसे मोड़ लेते हैं? हाथ के ऊपरी हिस्से से लेकर कलाई तक एक ही लंबी अस्थि नहीं होती। वास्तव में अनेक अस्थियां कोहनी तक जुड़ी रहती हैं। इसी प्रकार हमारे शरीर के प्रत्येक हिस्से में अनेक अस्थियां हैं। हम अपने शरीर को कैसे उसी स्थान पर हिला या झुका नहीं सकते हैं जहां वे अस्थियां एक दूसरे से मिलती हैं। विभिन्न गतिविधियों एवं विभिन्न प्रकार के गतियों के लिए हमारे शरीर में अनेक प्रकार की संधियां होती हैं। आइए उनमें से कुछ के बारे में जानें। कंदुक खल्लिका संधि, इसका नाम है कंदुक खल्लिका संधि। एक क्रियाकलाप दो के बारे में, दो से इसको समझेंगे। कागज की एक पट्टी का एक बेलन सिलेंडर के रूप में मोड़िए। रबड़ अथवा प्लास्टिक की एक पुरानी गेंद में एक छेद करके किसी के निरीक्षण में उसमें मोड़े हुए कागज के बेलन को डालिए, जैसा कि चित्र 8.2 में दर्शाया गया है। आप कागज के बेलन को गेंद पर भी चिपका सकते हैं। गेंद को एक छोटी कटोरी में रखकर चारों ओर घुमाने का प्रयास कीजिए। क्या गेंद कटोरी में स्वतंत्र रूप से घूमती है? क्या कागज का बेलन भी घूमता है? अब कल्पना कीजिए कि कागज का बेलन आपका हाथ है तथा गेंद इसका एक सिरा है। कटोरी कंधे के उस भाग के समान है जिससे आपका हाथ जुड़ा है। एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरी अस्थि की कटोरू रूपी गुहिका में धंसा हुआ है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। क्या आप इन गतियों में उपरोक्त प्रकार की संधि का, ये देखिए, ये दिखाया गया है यहाँ, कंदुका खल्लिका संधि। ये जांघ की अस्थि है, ये जांघ की अस्थि है, श्रेणी अस्थि और एक कंदुका खल्लिका संधि है। जांघ से ऊपर जहां ये पैर, जांघ के ऊपर ये पैर जहां से हम चलते हैं वहां की ये बात कही गई है। कदुक खल्लिका संधि वहीं होती है। कहां? जहां जांघ कमर के नीचे जुड़ा होता है। कोई अन्य उदाहरण खोज सकते हैं? इस अनुभाग के प्रारंभ में शरीर के विभिन्न भागों को हमारे द्वारा दी गई गतियों को स्मरण कीजिए। धुराग्र संधि, ये देखिए धुराग्र संधि। गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि धुराग्र संधि है। इसका नाम सबका याद रखिए। गर्दन व सिर को जोड़ने वाली संधि को क्या कहते हैं? धुराग्र संधि। इसके द्वारा सिर को आगे पीछे या दाएं एवं बाएं घुमा सकते हैं। इन गतियों को करने का प्रयास कीजिए। यह गति हमारे हाथ की उस गति से देखिए, ये है धुराग्र संधि, देख रहे हैं ना? ये सर है, यहीं से गर्दन, ये गर्दन है और ये गर्दन यहां जुड़ा है इसी धुराग्र संधि से। तो प्रकार भिन्न है कि जिसमें कंदुका खल्लिका संधि द्वारा हाथ को पूर्णतः वृत्ताकार रूप में घुमा सकते हैं।
धुराग्र संधि में बेलनाकार अस्थि एक छल्ले में घूमती है। अब हिंज संधि कहाँ होती है? हिंज संधि, घर के किसी दरवाजे को बार बार खोलिए और बंद कीजिए। इसके कब्जों को ध्यानपूर्वक देखिए। यह दरवाजे को आगे और पीछे की ओर खुलने देता है। क्रियाकलाप 3 के माध्यम से समझते हैं। आइए कब्जे की गति के प्रकार को देखें। एक मोटे कागज अथवा गत्ते का एक बेलन सिलेंडर बनाइए, जैसा कि चित्र 8.5 में दिखाया गया है। चित्र के अनुसार गत्ते अथवा कागज के बेलन के मध्य में छेद करके एक छोटी पेंसिल लगाइए। गत्ते का एक और टुकड़ा लेकर उसको एक प्रकार मोड़िए कि वह आधा बेलन बन जाए, जिस प्रकार दूसरे बेलन को सरलता से घुमाया जा सके। आधे बेलन पर रखा पूर्ण बेलन कब्जे की भांति है। पेंसिल लगे बेलन को चलाने का प्रयास कीजिए। यह किस प्रकार गति करता है? यह गति आपके द्वारा बनाए गए कंदुक खल्लिका संधि की गति से किस प्रकार भिन्न है? हमने क्रियाकलाप 1 में कोहिनी में इस प्रकार की गति को देखा था। यह है हिंज संधि। हिंज जैसी संधि द्वारा गति की दिशा। हिंज, जो कुछ हमने बनाया था वह हिंज से भिन्न है, लेकिन इससे यह पता चलता है कि हिंज एक दिशा में गति होने देता है। कोहनी में हिंज कब्जा संधि होती है। तो ये ध्यान रखिए कि हिंज यानी कि कब्जा होता है। हिंज माने कब्जा, और यह संधि कहाँ होती है? कोहनी में होती है। कहाँ? कोहनी में, जिससे केवल आगे और पीछे एक ही दिशा में गति हो सकती है। क्या आप ऐसी संधि के कुछ और उदाहरण सोच सकते हैं? तो अचल संधि। अचल संधि कहाँ होती है, इसके बारे में देखते हैं। अचल संधि हमारे शरीर की अस्थियों के बीच की कुछ संधियां उन संधियों से भिन्न हैं जिनकी चर्चा हमने अब तक की है। ये अस्थियां इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। वैसी संधि जो हिल नहीं सकती हैं वे अचल संधि कही जाती हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप अपने निचले जबड़े को सिर से दूर ले जाते हैं। अब अपने ऊपरी जबड़े को हिलाने का प्रयास कीजिए। क्या आप इसे गति दे पाते हैं? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। तो अचल संधि कहाँ होती है? ऊपरी जबड़े एवं कपाल के बीच। ऊपरी जबड़े और कपाल के बीच अचल संधि होती है। हमने केवल कुछ संधियों की ही चर्चा की है जो हमारे अस्थियों को एक दूसरे से जोड़ती हैं। हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को विभिन्न आकृति कौन प्रदान करता है? यदि आप एक गुड़िया बनाना चाहें तो आप पहले क्या बनाएंगे? संभवतः गुड़िया को एक आकृति प्रदान करने के लिए आप एक ढांचा तैयार करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे। हमारे शरीर की सभी अस्थियां ठीक इसी प्रकार शरीर को एक सुंदर आकृति प्रदान करने के लिए एक ढांचे का निर्माण करती है। इस ढांचे को कंकाल कहते हैं। हम कैसे जानते हैं कि यह मानव कंकाल की आकृति है? हम शरीर की विभिन्न अस्थियों के आकृति के विषय में किस प्रकार जान पाते हैं? शरीर के कुछ अंगों में मौजूद अस्थियों और उनकी संख्या तथा आकृति के बारे में हम तब पता चलता है जब हम उनका अनुभव करते हैं। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की सभी कठोर अस्थियों की आकृति का पता चलता है। ये देखिए कंकाल, हड्डियों से बना हुआ मानव कंकाल। क्या कभी आपका अथवा आपके परिवार के किसी सदस्य का एक्सरा हुआ है? कई बार चोट लगने पर चिकित्सक एक्सरे करवाते हैं जिससे उन्हें अस्थियों को हुई संभावित क्षति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। एक्सरे चित्र से हमें शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। अपने हाथ के अग्र एवं ऊपरी भाग तथा पैर के निचले एवं ऊपरी भाग की अस्थियों का अनुभव कीजिए। प्रत्येक अंग की अस्थियों की संख्या पता लगाएं। अपने घुटने और कोहनी की अस्थियों का ठीक इसी प्रकार अनुभव करें और एक्सरे चित्र से तुलना कर प्रत्येक भाग में अस्थियों की संख्या ज्ञात करें। अपनी अंगुलियों को मोड़िए। क्या आप उन्हें प्रत्येक संधि स्थल पर मोड़ सकते हैं? आपकी मध्यमा में कितनी अस्थियां हैं? अपनी हथेली के पिछले भाग का स्पर्श करके अनुभव कीजिए। क्या इसमें अनेक अस्थियां हैं? क्या आपकी
कलाई लचीली है, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी है जिन्हें कार्पेल कहते हैं। तो कलाई जिन छोटी छोटी अस्थियों से बनी है कलाई, उन्हें कार्पेल कहते हैं। कलाई जिन छोटी छोटी अस्थियों से बनी है उन्हें कार्पेल कहते हैं। यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती है, यदि इसमें मात्र एक ही अस्थि होती तो क्या होता? ये देखिए हाथ की कलाई छोटी छोटी कार्पेल कहते हैं इसे। क्रियाकलाप 4 के माध्यम से समझते हैं। गहरी सांस भरकर इसे कुछ समय तक रोकिए। अपने वक्ष एवं पीठ को हल्के से दबाकर अपनी अस्थियों का अनुभव कीजिए। जिसने जितनी पसलियों वक्ष की अस्थियों को आप गिन सकते हैं गिन लीजिए। ध्यान से देखिए, वक्ष की अस्थियों की तुलना अपने उपयुक्त अनुभव से कीजिए। हम देखते हैं, ये देखिए, यह है पसलियों की अस्थियां कि पसलियां विशेष रूप से मुड़ी हुई हैं। वे वक्ष की अस्थि और मेरुदंड से जुड़कर एक बक्से की रचना करती हैं। इस शंकु रूपी बक्से को पसली पिंजर कहते हैं। वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियां होती हैं। तो याद रखिए, वक्ष के दोनों तरफ कितनी होती हैं? तो 12 पसलियां होती हैं। ये हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इसमें सुरक्षित रहते हैं। अपने कुछ मित्रों को बिना घुटने मोड़े झुककर अपने पांव की अंगुलियां छूने को कहिए। क्या यह चिकनी, समतल अथवा अखंड है? अपनी अंगुलियों को अपने मित्र की गर्दन से प्रारंभ करके उसकी पीठ पर नीचे की ओर लाइए। आपके द्वारा अनुभव की गई संरचना मेरुदंड है। यही क्या है? मेरुदंड है। यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे कशेरुका कहते हैं। मेरुदंड अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना है जिसे क्या कहते हैं? कशेरुका। मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। तो मेरुदंड कितने कशेरुकाओं का बना होता है? ये 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र की इन अस्थियों में जुड़ा है। यदि मेरुदंड केवल एक ही अस्थि का बना होता तो क्या आपका मित्र इस प्रकार नीचे झुक सकता था? अपने मित्र को खड़े होकर हाथ से किसी दीवार को धक्का लगाने के लिए कहिए। उससे कहिए कि मेरुदंड वह अपने हाथों से दीवार पर धक्का लगाए। क्या आपको उसके कंधे के समीप 2 उभरी हुई अस्थियां धक्का लगाने पर दिखाई देती हैं? इन्हें कंधे की अस्थियां कहते हैं। यह है कंधे की अस्थि। चित्र 8.13 को ध्यान से देखिएगा। यह संरचना श्रेणी अस्थियां हैं। कंधे के पास जो है वह कौन सी अस्थियां हैं? श्रेणी अस्थियां। यह बॉक्स के समान एक ऐसी संरचना बनाती है जो आपके अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है। यह कूल्हे वाला वह हिस्सा है जिसके सहारे आप बैठते हैं। ये देखिए, श्रेणी अस्थियां जो कूल्हे के पास जुड़ी होती हैं। आपकी खोपड़ी अनेक अस्थियों के एक दूसरे से जुड़ के बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करके उसकी सुरक्षा करती है। हम अपने कंकाल की, ये देखिए मानव खोपड़ी, हम अपने कंकाल की बहुत सी अस्थियां तथा संधियों के बारे में चर्चा की। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग भी हैं जो हड्डियों जितने कठोर नहीं होते और जिन्हें मोड़ा जा सकता है। इन्हें उपास्थि कहते हैं। जो हड्डियां बहुत कठोर नहीं होती उन्हें मोड़ा जा सकता है, वो क्या कहलाती हैं? उपास्थि। अपने कान का स्पर्श कीजिए, कान को स्पर्श कीजिए। क्या आप किसी कठोर अस्थि भाग का अनुभव करते हैं जिसे मोड़ा जा सके? ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें, ये देखिए, कान कोई अस्थि नहीं है। क्या आपको अंगुलियों के बीच दबाने पर कर्णपली एवं इसके ऊपर के हिस्से में कोई अंतर महसूस हुआ? क्या आपको ऐसा लगा कि कान का ऊपरी भाग उतना लचीला नहीं है जितना कि हमारी कर्णपली? परंतु यह अस्थि जैसा कठोर भी नहीं है, ये उपास्थि है। यानी कि ये मूर्ति है,
शरीर की संधियों में भी उपास्थि पाई जाती है। हमने देखा कि मानव कंकाल अनेक अस्थियों, संधियों एवं उपास्थियों से मिलकर बना होता है। आप उनमें से बहुत को देख सकते हैं, मोड़ सकते हैं तथा गति दे सकते हैं। अपनी नोटबुक में कंकाल का स्वच्छ आलेख बनाएं। हम अपने शरीर के उन अस्थियों एवं उनकी संधियों के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली जो विभिन्न प्रकार की गति करने में हमारी सहायता करते हैं, अस्थियों को इस प्रकार की गति करने योग्य बनाते हैं। आइए इनका पता लगाएं। अपने एक हाथ की मुट्ठी बनाइए। मुट्ठी के अंगूठे से इसे बाजू के कंधे को छूने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये अस्थि की गति प्रदान करने में दो पेशियां हैं। क्या आप अपनी ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं? दूसरे हाथ से इसे छूकर देखिए। क्या आपको कोई उभरा हुआ भाग दिखाई देता है? इसे पेशी कहते हैं। संकुचित लंबाई में कमी होने के कारण पेशियां उभर आती हैं। अब आप अपने हाथ को पुनः समान स्थिति में लाइए। पेशियों को क्या होता है? क्या यह अभी भी संकुचित अवस्था में है? चलते अथवा भागते समय आप अपने पैरों की पेशियों में भी इस प्रकार की संकुचन देख सकते हैं। संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को खींचती हैं। किसी अस्थि को गति प्रदान करने के लिए दो पेशियों की संयुक्त रूप से कार्य करना पड़ता है। जब दो पेशियों में से कोई एक सिकुड़ती है तो अस्थि उस दिशा में खींच जाती है। युगल की दूसरी पेशी शिथिल लंबाई में बढ़कर पतली हो जाती है, शिथिल अवस्था में आ जाती है। अस्थि को विपरीत दिशा में गति करने के लिए अब शिथिल पेशी सिकुड़कर अस्थि को अपनी पूर्व स्थिति में खींचती है, जबकि पहली पेशी अब शिथिल हो जाती है। पेशी केवल खींच सकती है, वह धक्का नहीं दे सकती। अतः एक अस्थि को गति देने के लिए दो पेशियों को संयुक्त रूप से कार्य करना होता है। क्या गति के लिए हमेशा अस्थियों एवं पेशियों की आवश्यकता होती है? दूसरे जंतु किस प्रकार चलते हैं? क्या सभी जंतुओं में अस्थियां पाई जाती हैं? केचुआ अथवा घोंघे में क्या होता है? आइए कुछ जंतुओं की गतियों का अध्ययन करें। अब जंतुओं की चाल, इसमें पहले केचुआ को देखते हैं क्रियाकलाप 5 के माध्यम से। केचुआ को बगीचे में चलते हुए केचुए का निरीक्षण कीजिए। इसे पकड़कर एक स्याही सोख फिल्टर पेपर पर रखिए। इसकी गति को प्रेक्षण कीजिए। इसके पश्चात केचुओं को एक कांच की पट्टी, टुकड़े टाइल अथवा किसी चिकनी सतह पर रखिए तथा इसकी गति का प्रेक्षण कीजिए। क्या यह गति पेपर पर केचुए की गति से भिन्न है? ऊपर की दो सतहों में से किस पर केचुआ आसानी से चल रहा है? ये देखिए केचुए की गति। केचुए का शरीर एक सिरे को दूसरे से सटाकर रखे गए अनेक छल्लों से बनी प्रतीत होती है। केचुए के शरीर में अस्थियां नहीं होती, परंतु इसमें पेशियां तो होती हैं जो इसके शरीर के घटने और बढ़ने में सहायता करती हैं। चलने के दौरान केचुआ अपने शरीर के पश्च भाग को भूमि में जकड़े रहता है तथा अग्रभाग को फैलाता है। इसके बाद वह अग्रभाग से भूमि को पकड़ता है तथा पश्च भाग को स्वतंत्र कर देता है। इसके पश्चात यह शरीर को संकुचित करता है तथा पश्च भाग को आगे की ओर खींचता है। इससे वह कुछ दूरी तक आगे बढ़ाता है। केचुआ इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते हुए मिट्टी पर आगे बढ़ता है। इसके शरीर में चिकने पदार्थ होते हैं जो इसे चलने में सहायता करते हैं। यह अपने शरीर के हिस्से को जमीन से किस प्रकार टिकाता है? यह अपने किस प्रकार टिकाता है? इसके शरीर में छोटे छोटे अनेक सूक, बाल जैसी आकृति को केचुए के में होते हैं, सूक कहते हैं। ये सूक पेशियों से जुड़े होते हैं। ये सूक मिट्टी में उसकी पकड़ को मजबूत बनाते हैं। यही सूक जो है उसको चलने में मदद करते हैं। केचुआ वास्तव में अपने रास्ते में अनेक आने वाली मिट्टी को खाता है। उसका शरीर अनपचे पदार्थ को बाहर निकाल देता है।
केचुए द्वारा किया गया यह कार्य मिट्टी को उपजाऊ बना देता है, जिससे पौधों को फायदा होता है। किसान मित्र इसीलिए केचुए को कहा जाता है। अब घोंघा के बारे में क्रियाकलाप 6 से समझते हैं। एक बगीचे में एक घोंघे को अवलोकन कीजिए। क्या आपने इसकी पीठ पर गोल संरचना देखी है? इसे कवच कहते हैं और यह घोंघे का बाह्य कंकाल भी है, परंतु यह अस्थियों का बना नहीं होता है। यह कवच एकल एकक होता है। यह कवच कैसा होता है? ध्यान रखिए, एकल एकक। और यह घोंघे को चलने में कोई सहायता नहीं करता, यह घोंघे के साथ खींचता है। घोंघे को कांच की पट्टिका पर रखकर इसका परीक्षण कीजिए। जब यह चलना प्रारंभ करे तो सावधानी से कांच की पट्टिका को अपने हाथों से अपने सिर से ऊंचा उठाकर कांच के नीचे की ओर उसके चलने का ढंग परीक्षण कीजिए। देखिए घोंघा जो सिकुड़ करके इसी कवच के अंदर चला जाता है और बाहर भी निकलता है। कवच का छेद खुलने पर आपने उससे एक मोटी मांसल संरचना एवं सिर बाहर आते देखा है। मोटी संरचना इसका पाद पैर है जो दृढ़ पेशियों का बना होता है। कैसा? दृढ़ पेशी का बना होता है। अब सावधानी पूर्वक कांच की प्लेट को एक और थोड़ा सा झुकाइए। पाद पैर को लहरदार गति दिखाई देती है। क्या घोंघे की गति केचुए की गति से तीव्र है अथवा धीमी? अब तिलचट्टा के बारे में क्रियाकलाप 7 के माध्यम से समझते हैं। किसी काकरोच तिलचट्टा का परीक्षण कीजिए। तिलचट्टा जमीन पर चलता है, दीवार पर चढ़ता है और वायु में भी उड़ता है। इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। तो तिलचट्टा में कितने जोड़ी पैर होते हैं? 3 जोड़ी, जो चलने में सहायता करते हैं। इसका शरीर कठोर बाह्य कंकाल द्वारा ढका होता है और यह बाह्य कंकाल विभिन्न एककों के परस्पर संधियों द्वारा बनता है, जिसके कारण यह गति संभव होती है। यही तिलचट्टा है। वक्ष से 2 जोड़े पंख भी जुड़े होते हैं। तो कितने जोड़े पंख होते हैं? 2 जोड़े पंख होते हैं तिलचट्टा के। अगले पैर संकरे और पिछले पैर चौड़े एवं बहुत पतले होते हैं। तिलचट्टे में विशिष्ट पेशियां होती हैं। पैर की पेशियां उन्हें चलने में सहायता करती हैं। वक्ष की पेशियां तिलचट्टे के उड़ने के समय उसके परों को गति देती हैं। अब पक्षी के बारे में देखते हैं क्रियाकलाप 8 के माध्यम से। पक्षी हवा में उड़ते हैं तथा भूमि पर चलते हैं। बत्तख तथा हंस जैसे कुछ पक्षी जल में तैरते हैं। पक्षी इसलिए उड़ पाते हैं क्योंकि उनका शरीर उड़ने के लिए अनुकूलित होता है। उनकी अस्थियों में वायु प्रकोष्ठ होते हैं। क्या होते हैं? वायु प्रकोष्ठ होते हैं, जिनके कारण उनकी अस्थियां हल्की परंतु मजबूत होती हैं। पश्चपाद पैरों की अस्थियां चलने एवं बैठने के लिए अनुकूलित होती हैं। अग्रपाद की अस्थियां रूपांतरित होकर पक्षी के पंख बनाती हैं। कंधे की अस्थियां मजबूत होती हैं। वक्ष की अस्थियां उड़ने वाली पेशियों को जकड़े रखने के लिए विशेष रूप से रूपांतरित होती हैं तथा पंखों को ऊपर नीचे करने में सहायक होती हैं। ये देखिए पक्षी। फिर इसके बाद मछली को देखते हैं क्रियाकलाप 9 के माध्यम से। कागज की एक नाव बनाकर उसे पानी पर इस प्रकार रखिए कि उसका नुकीला भाग आगे की ओर रहे। इससे धीरे से धक्का दीजिए। क्या यह जल पर आगे की ओर तेजी से जाती है? ये देखिए। अब नाव को दोनों सिरों से पकड़कर इस प्रकार धक्का दीजिए कि वह चौड़ी ओर से जल में जाए। क्या इस प्रकार नाव जल में सरलता से चल सकती है? क्या आपने ध्यान दिया है कि नाव की आकृति काफी सीमा तक मछली जैसी है? मछली का शरीर एवं पूंछ उसके मध्य भाग की अपेक्षा पतला एवं नुकीला होता है। शरीर की ऐसी आकृति धारा रेखीय होती है। कैसी होती है? मछली के शरीर की आकृति धारा रेखीय होती है। इसके विशेष आकृति के कारण जल इधर उधर बहकर निकल जाता है और मछली जल में सरलता से तैर सकती है। मछली का कंकाल दृढ़ पेशियों से ढका रहता है
तैरने की प्रक्रिया में शरीर का अग्रभाग एक ओर मुड़ जाता है तथा पूंछ विपरीत दिशा में जाती है। मछली 8.24 के अनुसार शरीर को मोड़ती है तो तीव्रता से उसके पूंछ दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। इससे एक झटका सा लगता है और मछली आगे की ओर चली जाती है। इस प्रकार के क्रमिक ताल से मछली आगे की ओर तैरती रहती है। पूंछ के पंख इस कार्य में उसकी सहायता करती हैं। तो पूंछ विपरीत दिशा में मुड़ती रहती है। देखिए, मुंह यदि एक दिशा में है तो पूंछ जो है विपरीत दिशा में है। ये मछली को तैरने में सहायता करता है। मछली के शरीर पर और भी पंख होते हैं जो तैरते समय जल में संतुलन बनाए रखने एवं दिशा निर्धारण में सहायता करते हैं। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि गोताखोर अपने पैरों में इन पंखों की तरह के विशेष अरित्र पहनते हैं जो उन्हें जल में तैरने में सहायता करते हैं। अब चलते हैं, सर्प कैसे चलते हैं। क्या आपने सांप को फिसलते हुए आगे बढ़ते देखा है? क्या यह सीधा चलता है? सर्प का मेरुदंड लंबा होता है। शरीर की पेशियां क्षीण एवं असंख्य होती हैं। वे परस्पर जुड़ी होती हैं, चाहे वे दूर ही क्यों न हो। पेशियां मेरुदंड, पसलियों एवं त्वचा को भी एक दूसरे से जोड़ती हैं। सर्प का शरीर अनेक वलयों में मुड़ा होता है। इसी प्रकार सर्प का प्रत्येक वलय उसे आगे की ओर धकेलता है। इसका शरीर अनेक वलय से बनाता है और प्रत्येक वलय आगे को धक्का देता है। इस कारण सर्प बहुत तेज गति से आगे की ओर चलता है, परंतु सरल रेखा में नहीं चलता। यानी कि सर्प सीधी रेखा में नहीं चलता है। हमने विभिन्न जंतुओं को गति प्रदान करने वाली अस्थियों एवं पेशियों के विषय में जानकारी प्राप्त की। पहेली एवं बूझों के पिटारे में भी विभिन्न जंतुओं की गतियों से संबंधित अनेक प्रश्न हैं। इस प्रकार आपके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उभर रहे होंगे। प्रसिद्ध ग्रीक दार्शनिक अरस्तु ने अपनी पुस्तक गैट ऑफ एनिमल्स, तो गैट ऑफ एनिमल्स पुस्तक किसने लिखा है? तो अरस्तु ने लिखा है। मैं स्वयं अपने आप से ऐसे अनेक प्रश्न पूछे थे। विभिन्न जंतुओं के शरीर में विभिन्न भाग क्यों होते हैं? यह विशेष अंग उन जंतुओं को विशेष गति में किस प्रकार सहायक हैं? विभिन्न जंतुओं के शारीरिक अंगों में क्या समानताएं एवं विभिन्नताएं हैं? विभिन्न जंतुओं को चलने के लिए कितने अंगों की आवश्यकता होती है? मनुष्य के 2 पैर तथा गाय एवं भैंस के 4 पैर होते हैं। बहुत से जंतु संपादी होते हैं। क्यों हमारे पैरों को मोड़ने का ढंग हमारे हाथों की तुलना में अलग क्यों है? इतने अधिक प्रश्न बहुत अपने क्रियाकलापों द्वारा हमने कुछ प्रश्न के उत्तर प्राप्त करने का प्रयास किया। हमें कुछ और प्रश्नों के उत्तर अभी खोजने हैं। बेहतर जीवन के लिए योग, यह 21 जून को मनाया जाता है योग दिवस। इसी पर यह चर्चा किया गया है। फिर अब दोस्तों यही हमारा आज का सेशन समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों।